Good morning, students. Today we are going to learn our second chapter, that is microorganisms, friends and foe. In this chapter, we will learn different types of microorganisms, their benefits and their harms. So let us start the chapter. As we know, there are so many living organisms on the earth like animals, plants, birds, human beings, etc. But apart from them, some organisms are there which we can't see. These organisms are called microorganisms. So, organisms are not visible to us through our open eyes. To observe them, we have to use a magnifying glass or a microscope. Therefore, these organisms are called microorganisms. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए हमें क्या करना होता है, माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना होता है. इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका जैसे एग्जांपल है, अभी हम कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये भी क्या है, जैसे हम देख नहीं सकते, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है. तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मेजरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. फर्स्ट, viruses, bacteria, fungi, protozoa and algae. We will start step by step reading them. First, we will learn about the viruses. What are viruses? They are microscopic organisms even smaller than the bacteria. ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं. ये लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. इनका जो शेप होता है, इनका शेप वैसे तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन जब ये एक बार और ये आउटसाइड द होस्ट बॉडी, जब ये एक बार किसी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये दे आर लिविंग एंड दे रिप्रोड्यूस रैपिडली. ये जो होते हैं अपना, जिनका जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत फास्टली होता है, ये धीरे धीरे बहुत इंक्रीज हो जाते हैं. फिर हम बात करते हैं हैबिटेट. ये मिलते कहाँ पर हैं? जो वायरसेस होते हैं ये एयर में, वाटर में, सॉइल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब जगह मिल जाते हैं. स्ट्रक्चर, जो हमारे पास वायरसेस होते हैं इनके स्ट्रक्चर में डीएनए और आरएनए के ऊपर न्यूक्लियर जो कोर है उसके अंदर डीएनए आरएनए होता है, साथ में इसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है. तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वायरसेस का. फिर अगर हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन की, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल. जो होस्ट सेल है उसी में से ये अपने न्यूट्रिशन को गेन कर लेते हैं. वायरसेस, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द वायरसेस. ये जो वायरस होते हैं इनके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं. ह्यूमंस में भी हैं, प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है. अगर हम ह्यूमन से बात करें तो बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो वायरस के कारण होती है, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मीजल्स, एड्स. बहुत सारे डिजीज ऐसी हैं जो वायरस के कारण होती है. प्लांट्स की अगर डिजीज की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी टोबैको मोज़ेक ऑफ द टोबैको, जो टोबैको प्लांट होते हैं उसमें टोबैको मोज़ेक एक डिजीज होता है जो वायरस के कारण होता है. मेज के अंदर मेज ड्वार्फ मोज़ेक होता है. तो ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो प्लांट्स में भी वायरस के कारण होती है. फिर एनिमल्स में भी ये जो वायरस है इनकी बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ द कैटल्स. जो कैटल्स हैं उनके पाँव में और मुंह से कई बार झाग निकलने लगते हैं. तो इस तरह की जो बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है. कैनाइन हेपेटाइटिस इन द डॉग्स एंड कैट्स. जो कुत्ते और बिल्ली हैं उसमें भी कैनाइन हेपेटाइटिस की एक बीमारी है जो वायरस के कारण होती है. साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके वैक्सीन प्रोडक्शन ऑफ द वायरस, कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनका हम यूज कुछ वैक्सीन में लेते हैं, जिनको हम कुछ इलाज के लिए भी काम में ले सकते हैं. इसी ग्रुप में जब हमारा सेकंड आता है, सेकंड हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया हमको कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसके मतलब ये सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं. They are present in the soil, water, air, animals, plants, even in human beings also. ये इन सब जगह मिल जाते हैं. बैक्टीरिया तो सब जगह अवेलेबल होते हैं. साइज, इनका जो साइज होता है बैक्टीरिया का 0.15 माइक्रो से 1.5 माइक्रो. तो ये जो 0.15 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶. इसका मतलब ये जो 0.15 है, 0.15 को भी अगर हम क्या करते हैं 10 लाख से डिवाइड कर दें तो जो इतनी छोटी वैल्यू आती है, तो इतने छोटे होते हैं बैक्टीरिया. 0.15 और 1.5 माइक्रोमीटर की रेंज. माइक्रोमीटर एक बहुत छोटी यूनिट है, मीटर से बहुत छोटी है. जब हम क्या करते हैं 1.5 में 10 लाख का डिवाइड लगाते हैं तो इतनी छोटी जो वैल्यू आती है, इतना छोटा साइज होता है बैक्टीरिया का. फिर अगर बात करते हैं शेप,
तो बैक्टीरिया जो शेप्स हैं वो बहुत टाइप्स का होता है, स्फेरिकल भी होता है, रॉड शेप होता है, स्पाइरल होता है, कॉमा शेप में भी होता है, तो बहुत सारे शेप्स में बैक्टीरिया होते हैं। फिर अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग अ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरियाज हैं ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि ये भी सिंगल सेल से बने हैं, साथ में प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वेल डेवलप्ड नहीं होती है, वो पूरी से डेवलप ही नहीं हो पाती है। ठीक है। न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया में भी सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये जो अपना न्यूट्रिशन है डेड एंड डीके मेटेरियल, जो गंदे सड़े गले जो सब्सटेंस होते हैं उनसे ये अपने फूड को ले सकते हैं। और साथ में पैरासिटिक जो होते हैं, पैरासिटिक मेथड होता है न्यूट्रिशन का, उसके क्या होता है दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी। जो होस्ट सेल है उसी में से जो न्यूट्रिशन को गेन कर लेते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियाज हैं ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरियाज का, रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। बाइनरी फिशन का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है एक ही ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अपने आप ही दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में पहले ये एक ऑर्गेनिज्म था जो धीरे 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 क्या होता है अपने आप दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है। इन दोनों ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही सेपरेटली होते हैं। इस दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं दोनों में साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। तो इस तरह से जो बैक्टीरियाज हैं ये रिप्रोड्यूस होते हैं। सम बेनिफिशियल बैक्टीरिया, देयर आर सो मेनी बैक्टीरियाज व्हिच आर अवेलेबल which are very beneficial to us in our everyday life. Some of examples are, first example जो है बैक्टीरिया जो हमारे बेनिफिशियल्स हैं, फर्स्ट मेकिंग ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज फ्रॉम द मिल्क। जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क में जब हम मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस होता है, बहुत धीरे धीरे बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड हमारा जो इसका बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ बैक्टीरिया में आता है वो होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है डीके और डीकेइंग जो डेड जो मटेरियल्स होते हैं ये मटेरियल्स धीरे धीरे क्या होता है डिकम्पोज हो जाते हैं और सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो क्या होता है हमारे मैन्योर में काम आते हैं, जो हमारे क्रॉप्स में काम आते हैं। उसके अलावा ये जो डिकम्पोज होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के भी काम में आते हैं। हमारा जो थर्ड बेनिफिट है वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है डेड मैटर्स हैं, डेड मैटर्स में जो प्रोटीन होता है उसको पहले अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो अमोनिया है धीरे धीरे किसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। होता क्या है जो हमारे पास एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन होती है वो फ्री फॉर्म में होती है, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इनको यूज करने के लिए पहले उनकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। फिर हमारे पास आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ये भी इसी तरह का एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है राइजोबियम या कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। राइजोबियम जो होता है मटर के जो पौधे हैं उनकी रूट से होता है। साथ ही हमारे पास जो बैक्टीरिया के और भी बेनिफिट्स जैसे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो बैक्टीरिया से बनती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिन है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो बैक्टीरिया से बनती है। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो है वैक्सीन प्रोडक्शन। जैसे पोलियो है, पोलियो, कोलेरा, टीबी, ये इन सारे डिजीज हैं, इनकी वैक्सीन के लिए भी इन सम बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। विनेगर क्या होता है जो फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस से विनेगर, वाइन्स, अल्कोहल, इन सब का प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं किसके बैक्टीरिया के। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं, ये इनके साथ बहुत सारे डिजीज भी होते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया सच एज स्टाइफोलुकोसिस, ये क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे फूड में टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो ये हमारे लिए इसका हार्मफुल है। बैक्टीरियाज ब्रिंग आउट सॉरिंग ऑफ मिल्क, रोटिंग ऑफ मीट, फ्रूट्स एंड अदर ईटेबल्स। ये हमारे मिल्क टाइम से धीरे धीरे क्या होता है कुछ टाइम में मिल्क भी जो है हमारा खट्टा हो जाता है। तो वो कारण क्या है, उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस जाते हैं। बहुत सारी डिजीज होती है ह्यूमंस के अंदर जो बैक्टीरिया से कारण, जैसे
ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड। तो ये सब जो डिजीज हैं ये होती है बैक्टीरिया से कारण। डिजीज इन प्लांट्स, फायर ब्लाइट्स, जो एप्पल्स हैं, एप्पल के अंदर फायर ब्लाइट्स एक नाम जो एक डिजीज होता है जो हो जाता है। तो बहुत से डिजीज होते हैं जो प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, तो ये होते हैं बैक्टीरिया से कारण। इसका मतलब बैक्टीरिया भी हमारे लिए हार्मफुल तो हैं, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। तो हमारा नेक्स्ट हमारे पास होता है, नेक्स्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज फंगाई। फंगाई क्या होता है? दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सेल वॉल बट लैकिंग क्लोरोफिल। ये जो फंगाई होते हैं ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट के जैसे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सेल वॉल तो होती है बट इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते। ये अपने फूड के लिए हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हैबिटेट, ये जो फंगाई होते हैं ये मिलते कहाँ हैं? फंगाई जो होते हैं डार्क मॉइस्चर प्लेस जो होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, जैसे हमारे पास हो सकता है मॉइस्ट ब्रेड है, लेदर गुड्स है जो हमारे चमड़े से बने हुए गुड्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, रोटिंग फ्रूट्स हैं। तो इन सब जगह हमारे पास ये फंगाई बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगेन फंगाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो फंगाई है यूनिसेलुलर भी हो, सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं और मल्टी सेल वाले भी हो सकते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल मेड ऑफ फंगल सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल होती है जो फंगल सेलुलोज से बनी होती है, और इसके जो बेस्ट एग्जांपल वो है यीस्ट, मशरूम, ये इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स है फंगाई के। ठीक है, और ये जो हमारे पास फंगाई है ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? दे आर हिट्रोट्रॉप्स एंड कैन बी पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक। हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, इसका मतलब ये अपने फूड के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये अपना फूड कभी भी खुद नहीं बना सकते। और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। अगेन जो फंगाई है इनका रिप्रोडक्शन होता है बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। बडिंग का मतलब होता है एक ही पार्ट से अगेन जो दूसरे हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनको डेवलप करना। तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है। फंगाई क्या होता है? फंगाई के भी कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे इसका पहला बेनिफिट है बेकरीज एंड ब्रेवरीज। बेकरीज में क्या होता है, जो हमारा एनएरोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है, यीस्ट अंडरगोज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की एब्सेंट में यीस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। जिससे क्या होता है, ये जो CO2 है जिसके कारण जो ब्रेड है, इडलीज है, ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जो फूड होते हैं, ये धीरे धीरे फूल जाते हैं। और जिसका हम ब्रेड में, बन वगैरह इनमें क्या है, ढोकलास, पेस्ट्रीज इसमें यूज करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास बेकरीज वगैरह हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स में इन फंगाई ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। इसी तरह पेनिसिलियम एक फंगाई ऑर्गेनिज्म है जिसका हम यूज करते हैं चीज बनाने के लिए। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं जिसके लिए भी हम कहते हैं एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है, जिसके लिए क्या होता है, ये भी हम फंगाई के थ्रू ही प्रोड्यूस कराते हैं। विटामिन, यीस्ट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन के लिए भी हम इनको काम में लेते हैं। फूड, बहुत सारे ऐसे फंगाई होते हैं जिनका हम यूज करते हैं फूड की फॉर्म में, जैसे है मोरकेला, फूड प्रिपरेशन द सेवरल वेज, इडली, डोसा, ढोकला, इनके जो फर्मेंटेशन यूज करते हैं, इनके हम यूज में हम फंगाई का यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के यूज में लिए भी हम फंगाई का यूज कर सकते हैं। पेनिसिलिन से हम पेनिसिलियम बनाते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से इसके भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे स्पॉइलेज ऑफ द फूड। फंगाई क्या करता है, हमारे फूड को मॉडरेट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी हमारे फूड को खराब कर देता है। कई बार हम देखते हैं हमारे जो पिकल वगैरह जब उसमें ऑयल कम होता है तो उसके ऊपर सफेद सफेद एक ऑर्गेन्स बन जाता है, सफेद एक झिल्ली बन जाती है, जो क्या होती है, हमारे फंगाई होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें हाई ह्यूमिडिटी की, अगर होती है हाई ह्यूमिडिटी में हमारा लेदर प्रोडक्ट्स है वो भी खराब हो जाते हैं फंगाई के कारण। डिजीज इन ह्यूमन, बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे रिंगवॉर्म डिजीज है, एथलेट्स फूड्स हैं, ये डिजीज फंगाई के कारण ह्यूमंस में होती है। प्लांट्स में भी होती है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू, ये ग्रेप्स के अंदर होती है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं है, गेहूं के अंदर भी हमारे ब्लैक रस्ट, जो काले काले धब्बे हो जाते हैं, वो फंगाई के कारण होते हैं। इसी तरह हमारे पास एनिमल्स में भी कुछ डिजीज ऐसी होती है जो फंगाई के कारण होती है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है दैट इज एल्गी। एल्गी इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका हम स्टडी करते हैं। एल्गी क्या होता है, दे आर प्रिमिटिव सिंपल
प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये जो प्लांट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल प्लांट्स जैसे होते हैं, जो क्या होता है इनमें क्लोरोफिल तो होता है विच हेल्प देम टू सिंथेसिस देयर ऑन फूड। ये अपना फूड खुद ही बना सकते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। दे आर पॉपुलरली नॉन एज सीवीड्स। सीवीड्स हम बात करते हैं, हमारे पास जो सी है, जो वाटर बॉडीज होती हैं, उसमें कुछ टाइम के बाद क्या होता है ऊपर ग्रीन कलर की एक प्लांट जैसी एक लेयर बन जाती है जिसे हम काई बोलते हैं। ये जो काई होती है इसी को हम एल्गी बोलते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली हमको मिलेंगे मॉइस्ट प्लेस के ऊपर, एक्वेटिक हैबिटेट्स जहाँ पर वाटर है, ज्यादा वाटर बॉडीज है, वहां पर ही हमको एल्गीज मिलती है। फिर हमारे पास इसका जो साइज होता है, इसका साइज भी 1 माइक्रोन से सेवरल मीटर तक, एक माइक्रोमीटर से भी कुछ माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होती है। जो एल्गीज होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर होता है थैलोइड टाइप में, इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट। जिस तरह से प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में रूट्स होता है, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होती है, लेकिन ये कंप्लीट प्लांट्स नहीं होते, इसके छोटे सिंपल पार्ट्स होते हैं थैलोइड फॉर्म में। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एल्गी हैं ये सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं और मल्टी सेल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है। और जब हम बात करते हैं एल्गीज को हम बहुत सारे पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, गोल्डन ब्लू। तो ये अलग अलग टाइप्स के हमारे पास एल्गीज अवेलेबल होती है। एल्गीज जो होती है अपने न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अगेन हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। एल्गीज रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। जिस तरह से हमने बैक्टीरिया से पढ़ा था उसी तरह से ये भी बाइनरी फिशन और बायसेक्सुअल मीन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन अपना फूड खुद बनाते हैं, इट मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एल्गीज रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन एंड सेक्सुअल मीन्स। बेनिफिशियल क्या होते हैं? बहुत सारे एल्गीज ऐसे होते हैं जिनके हम यूज ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका यूज होता है फर्टिलाइजर्स में होता है। ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है इनका हम यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यूज हम करते हैं क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में, तो इसके लिए हम ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करते हैं। फूड फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो हमारे वाटर बॉडीज के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फूड का भी यूज हो सकता है एल्गीज के लिए। एल्गीज फूड फॉर्म में काम आती है उनके लिए। फिर हम बात करें फूड फॉर द ह्यूमन। कुछ एल्गीज ऐसी होती है जो ह्यूमंस भी फूड की फॉर्म में लेते हैं, जैसे क्लोरेला। क्लोरेला क्या होता है? वो एक प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है जिसके लिए हम उसको फूड की फॉर्म में यूज ले सकते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जिसको जो हम एल्गीज से बनाते हैं विटामिन एंड मिनरल्स के लिए। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूज, जो क्या होता है, जैसे अगर है, अगर क्या है, रेड एल्गी से बनता है, जो हम यूज करते हैं जेलीज के प्रोडक्शन के लिए। जो एल्जिन है, एल्जिन का हम यूज करते हैं आइसक्रीम के प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से हम इसका इंडस्ट्रियल यूज भी ले सकते हैं। फिर अगला बेनिफिट आता है एल्गीज का, वो होता है फॉडर फॉर द एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं वो उनके लिए भी फूड का काम हो सकता है एल्गीज के लिए। साथ ही साथ ये जो एल्गी है इसके बहुत सारे हार्म्स भी होते हैं। हार्म्स कैसे होते हैं? ये सबसे पहले जो होता है, एल्गीज वाटर बॉडीज में यूट्रिफिकेशन कर देती है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम वाटर बॉडीज के ऊपर एक काई जम जाती है तो वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण जो हमारे एक्वेटिक क्रिएचर हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनको रेस्पिरेशन में, उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हार्मफुल इफेक्ट होता है। साथ ही साथ ये जो एल्गीज होती हैं ये वाटर बॉडीज में क्या करती है? टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर देती है, जिसके कारण जो वाटर है, वाटर हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। उस वाटर से हम बीमार हो सकते हैं, वो हमारे लिए अनफिट होता है। जो हमारा नेक्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। साथ ही हम बात करते हैं इसका जो होता है एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमको कहाँ मिलता है? जो हमारे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ दे आर फाउंड इन द वेराइटी ऑफ प्लेसेस, जैसे पूल्स है, टैंक्स है, सॉइल है, एनिमल बॉडीज हैं। तो इन सब जगह हमको क्या होता है? प्रोटोजोआ होते हैं। फिर साइज की बात करें, साइज जो होता है 2 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। ये भी बहुत छोटे होते हैं साइज में प्रोटोजोआ। न्यूट्रिशंस, ऑल प्रोटोजोआ हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये हमेशा जो अपने फूड के लिए है दूसरों पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक मोड का
यूज करते हैं। सिर्फ एक यूकेलेना ऐसा प्रोटोजोआ है जो ऑटोट्रॉपिक है, वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है। ये भी सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। शेप्स जो होता है, इनका शेप कई तरह का होता है। ये अमीबा की तरह इरेगुलर भी हो सकते हैं और पैरामीशियम की तरह स्लीपर शेप के भी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ का बेनिफिट क्या है? प्रोटोजोआ इज द इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। जो हमारी एक्वेटिक फूड चेन है उसमें ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ इनके प्रोटोजोआ के हार्म्स भी हैं। हार्म्स क्या है? बहुत सारी डिजीज ह्यूमंस में और एनिमल्स में ऐसी होती है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। ठीक है, तो हमने अभी तक 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े: वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। इसके अलावा हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ये ऐसी डिजीज होती है जो क्या होती है? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में एयर के थ्रू या फिजिकल कॉन्टेक्ट थ्रू क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। एक अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे क्या होगा? कोई हेल्थी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो भी उस डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस तरह की डिजीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, वायरल डिजीज, तो कॉमन कोल्ड, ये इसी तरह की डिजीज होती है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन आर द सच केमिकल्स which we use to prevent from the effect of माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बॉडी में जब जाती है तो ये क्या करते हैं? हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इससे प्रिवेंट के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? वैक्सीन का यूज करते हैं। वैक्सीन क्या होगी? they which protect us from the future infection by the micro। ये जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन से क्या होता है? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका इन्फेक्शन जो है बहुत कम हो जाता है, ये वीक हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? वैक्सीन का यूज करते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। मोस्टली क्या होता है? हमारे जितने भी फूड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। उनको खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? फूड प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं। ये जो फूड प्रिजर्वेशन होते हैं इनके लिए हम बहुत तरह के मेथड यूज करते हैं। इससे इसका जो सिंपल मेथड है दैट इज रेफ्रिजरेटर। जो हम रेफ्रिजरेटर है वो हम क्या करते हैं? फूड को प्रिजर्व करने के काम लेते हैं। जो फूड है उसको लंबे टाइम तक यूज में लेने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज लेते हैं। प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट। कई जगह हम क्या करते हैं? कॉमन सॉल्ट का भी यूज करते हैं प्रिजर्वेशन की फॉर्म। जैसे मीट है, फिश है, इनको सबको लंबे टाइम तक यूज में लेने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स है, जेलीज है, इस तरह के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम शुगर का यूज करते हैं। प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। जो हमारे पिकल्स होते हैं, पिकल्स को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम ऑयल और विनेगर का यूज लेते हैं। बॉइलिंग करते हैं हम जो मिल्क है, हम दूध को बार बार गर्म करते हैं जिससे क्या होता है? उसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो प्रिजर्व हो जाता है। बहुत टाइम तक उसको हम यूज में ले सकते हैं। पास्चराइजेशन, ये भी एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं? हम जो मिल्क होता है, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकंड तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं और फिर उसको हम स्टोर कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। ठीक है, तो ये जो सारे प्रोसेस हैं ये सारे प्रोसेस होते हैं हमारे लिए फूड प्रिजर्वेशन के लिए। कई केमिकल भी काम में लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। हम अब लास्ट में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। हम बात करते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन। हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन होती है और ये हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। और ये जो नाइट्रोजन है ये हमेशा एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये कम और ज़्यादा नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। और ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये हमारे पास 7 प्रोसेस में होता है, 7 स्टेप्स में होता है। इसका जो पहला स्टेप है वो हमारे पास होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है वो फ्री फॉर्म में होती है जिसे प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते हैं। जो क्या होगा? उसके लिए पहले नाइट्रोजन को फिक्स करना होगा। फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। हम क्या करते हैं? उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये कई तरह से हो सकता है। जैसे
नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम, राइजोबियम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज करते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गिन से भी क्या कर सकते हैं हम नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या होता है, जब बिजली कड़कती है लाइटनिंग के टाइम जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उस हाई टेम्परेचर में जो नाइट्रोजन गैस है वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और जिससे नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन कम्स टू द सॉइल, नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम बात करते हैं इन तीन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। तो नाइट्रोजन साइकिल का नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट्स बाय द प्लांट्स। ये जो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुई थी बाय इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसको क्या करते हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, प्लांट प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू द एनिमल प्रोटीन्स व्हेन दे आर ईटन अप बाय द एनिमल्स। ये जो प्लांट्स ने क्या किया था, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब किया था, उसे जब एनिमल्स क्या करते हैं खा लेते हैं तो वो क्या होता है एनिमल प्रोटीन, प्लांट जो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, प्रोटीन्स फ्रॉम द डेड एंड डीके प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और अमोनिया को वापस हम क्या करते हैं, अमोनिया को हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। दिस इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन। फिर क्या होगा, ये जो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट्स बनी, इन नाइट्रेट्स को वापस हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और इन द लास्ट ये जो प्लांट्स ने नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब किया इसका वापस क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है नाइट्रेट्स का वापस फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। इसका मतलब जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में थी वो पूरे एक साइकिल के बाद, पूरे एक प्रोसेस के बाद वापस फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना, नाइट्रेट्स को प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करना, उसको फिर एनिमल्स के द्वारा खा लेना, फिर एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, लास्ट में डीनाइट्रिफिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने 5 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। साथ ही इसके बाद हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज को, वैक्सीन्स को, फूड प्रिजर्वेशन को और नाइट्रोजन साइकिल को। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।